अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत से मुतालिक हालिया पेशरफ्त महज एक तिब्बी मामला नहीं रहा, बल्कि इसकी टाइमिंग्स, पस मंजर और उसके बाद होने वाली मुलाकातों ने सियासी हलकों में मुख्तलिफ किस्म की क्यासराइयों को जन्म दिया है। इमरान खान की पिम्स हस्पताल मुंतकली, फिर बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली से मुलाकात और उस पर आने वाले सरकारी और अपोजिशन बयानात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के दरमियान मुलाकात हो चुकी है। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक इसी मुलाकात के बाद अब हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुमकिना मफाहमत या कम अज़ कम तनाव में कमी के लिए बैकडोर राब्ते तेज होने की बातें की जा रही हैं। इन्हीं क्यासराइयों के तनाजुर में ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि आया बुशरा बीबी से फैमिली मुलाकात महज तिब्बी बुनियादों पर थी या उसके पीछे कोई वसीतर सियासी सियाक भी कार फरमा था। मजीद ये कि बाज़ हलकों में ये तासुर भी ज़ेरे बहस है कि इमरान खान से आइंदा मुलाकातों खुसूसन पीटीआई क़यादत और उनकी बहनों की रसाई को 8 फरवरी के मुतवक्का एहतजाज की नोयत और शिद्दत से मशरूत किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि हुकूमत इस सूरत हाल को अमन व अमान के तनाजुर में देख रही है, जबकि पीटीआई इसे सियासी दबाव के तौर पर देखती है। इन सब क्यासराइयों को मजीद तकवीत इस बात से भी मिल रही है कि पीर के रोज़ सुहेल अफरीदी की मुमकिना तौर पर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात एक्सपेक्टेड है, जिसके बाद मुलाकातों, एहतजाज और सियासी हिकमत अमली से मुतालिक मजीद वजाहत सामने आ सकती है। क्या मुलाकातें 8 फरवरी के एहतजाज की नोयत से मशरूत होंगी? क्या सुहेल अफरीदी की मुलाकात मफाहमत का इशारा है? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ स्लो राउंड अप में। नियाज़ी साहब, क्या इमरान खान साहब की सेहत से जुड़ी हालिया पेशरफ्त को हम सिर्फ तिब्बी मामला समझें, या सियासी तनाजुर में अगर देखा जाए तो पिम्स मुंतकली, फिर बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात की टाइमिंग्स, क्या शहबाज शरीफ और सुहेल अफरीदी की मुलाकात के फ़ौरन बाद ये पेशरफ्त महज इत्तफाक है या फिर ये था कि बस एक रूटीन की एक चीज़ थी, जो मुलाकात होनी थी, ड्यू थी, वो हो गई? मेरा नहीं ख्याल कि दोनों को जोड़ सकते हैं हम। वो बिल्कुल एक सेहत का मामला है और उसकी नहीं है तो उसकी वजाहत सारी आ गई है। बुशरा बीबी ने भी अपने तौर पे वो सारी उन चीज़ों को कमो पेश कन्फर्म किया है, जो सरकारी या अस्पताल के डॉक्टर की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी उनकी सेहत के बारे में। और वो आंख खासा सीरियस मामला था, जो बहरहाल काबिल इलाज था बकौल हुकूमती हलकों के और डॉक्टर्स के, और उनको बर वक्त इलाज कर दिया गया। तो इसको तो ये नहीं कह सकते कि जैसे आँख की तकलीफ हुई तो उधर से जी सियासी तौर पर शर्त रखी होगी। ना मैं समझता हूँ कि इसका की जो संगदिली शकावत भी हो सकती है किसी मौके पे भी, कि वो कहें कि जी अब चूंकि सेहत हम तब अस्पताल लेके जाएंगे क्या मुलाकात करें। ये तो बिल्कुल ही मेरे लिए जो है सोचना ही कि क्या कहना चाहिए कि एस्थेटिक आइसोर है। बाकी है कि जहाँ तक इलाज का ताल्लुक है तो वो एक, मुझे इस बारे में जो मेरा ख्याल है और जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के कैदियों के साथ सलूक होता है, मेरा ख्याल है बहुत बहुत ही टॉप क्लास हत्तल इम्कान कोशिश की जाती है कि सिक्योरिटी भी बरकरार है लेकिन कोई कोताही ना हो। जब भी कोई सियासी कैदी अमूमी तौर पर खुसूसन साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो साहब रहे हैं, नवाज शरीफ साहब रहे हैं, तो इस मामले में ये नहीं होता है कि वज़ीर-ए-आज़म को कुछ प्रॉब्लम आ रही हो हेल्थ की, या 1 मिनट के अंदर जो है उनको पहुंचा दिया जाता है हॉस्पिटल में, या जो भी उनके इंतजाम किए जाते हैं। तो अफरीदी साहब की जो मुलाकात है वो भी मैं समझता हूँ कि ऐसी मुलाकातें, मेरी ज़ाती राय है और मैं पूरा गलत भी हो सकता हूँ, कि मुलाकातें जब होती हैं तो इसके पीछे एक तवील 2, 4, 6 हफ्तों का एक अमल, एक बैक चैनल मुज़ाकरा चल रहे होते हैं। और ये वो कहते हैं कि हैं का वाकिफ कुछ, तो ये बाजार जो भी नजर आता है इसके पीछे एक पूरी जो है एक पूरी एक हमेशा एक दास्तान होती है। फिर उनके बाद मुलाकात होती है, जो वो कह रहे हैं तो कम पेश वो मुलाकात जो है वो उससे ज्यादा कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसके जो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। चुनाचे तासुर यही दिया गया कि एक वर्किंग किस्म की मीटिंग थी और उसके अंदर जो सूबे के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे या कुछ मुतालबात थे, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खंदा पेशानी से उनको जो है कबूल भी किया और उनके अमल दरामदी का हुक्म भी दे दिया। और साथ ही आ गया कि जी जब परसों जुम्मे को नेशनल असेंबली का सेशन होगा
तो वज़ीर आज़म बतौर ख़ास अचकज़ई साहब को मिलने उनके चेंबर जाएंगे पूरे डेलीगेशन के साथ। और तो जो फिर कि न्याज़ी साहब, अगेन राना साहब आपकी क्या खबर है, क्या एनालिसिस है? क्या वाकई फिर हम कहें कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कुछ बैकडोर रवाबित तेज हुए हैं, कोई मफाहमत की बातें हो रही हैं? क्या आइंदा आने वाले दिनों में हम सियासी टेम्परेचर को नीचे आता हुआ देख रहे हैं? देखिए जी, मेरे ख्याल है मुफाहमत के लिए तो कभी एक दिन के लिए भी राब्ते खत्म नहीं हुए होंगे। ये तो हो ही नहीं सकता कि और ये बातें आपके सामने अलीमीन गंडापुर ने क्या बताई, आज़म स्वाति साहब ने क्या बताई, बैरिस्टर साहब क्या बताते रहे, और बेशुमार को वैसे ओवरसीज पाकिस्तानी आते रहे। तो ये उसी की मुख्तलिफ जेहते हैं, मुख्तलिफ जो है किस्में हैं, जिसमें ये सारी चीजें रूनुमा होती रही होंगी। आया सवाल यह है कि अगर ये ऐसे वाकयात हो तो इनमें से कोई पनप चढ़ी, अभी तक कोई पनप पाई है? अभी तक तो कोई पनप नहीं पाई। कोई बेल, कोई किसी मूंग चढ़ी है? कभी तक तो किसी जगह नहीं चढ़ी। लेकिन ये कहना कि मुलाकात, जब इमरान खान साहब ने अलीमीन गंडापुर साहब को वजीर आला केपी बनाया था, तो मुझे इसमें दो राय नहीं थी कि उनको बुलाया था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके राब्ते बड़े देरीना थे, और इमरान खान साहब के इल्म में था कि उनकी एक खानदानी रवाबित है। वो जहाँ पे रहते हैं, मैं मियाँ वाली से हूँ, मेरे बिल्कुल हम कहते हैं बैक यार्ड है ये बन्नू और डीआई खान। हम एक दूसरे में बिल्कुल पेवेस्ट हैं बन्नू के लोग और डीआई खान के। और वहाँ डीआई खान के अंदर वहाँ जो जहाँ पे साउथ वजीरिस्तान जो है अपने क्लाइमेक्स पे है, जहाँ पे टेररिज्म पीक पे पहुंची है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। तो ये अलीमीन गंडापुर वगैरह के जितने खानदान है, ये एजेंसीज के साथ बड़ा इनका गहरा ताल्लुक होता है वहां के मरूज हालात की वजह से। चुनाचे इनको ये ओहदा दिया गया। मतलब खान साहब का ये था कि ये मुफाहमत कराएंगे या कोई छबील निकलवाएंगे। नहीं साहब, खान साहब का तो ये था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना, जो वहाँ सोशल मीडिया ट्रोलिंग जो थी, वो फिर उन्हें कहते थे ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। नहीं, वो तो अब और तक बात है ना। देखो, वो तो इमरान खान साहब की अपना कन्फ्यूजन है, उनको पता नहीं है कि मुफाहमत आगे बढ़ानी है। उनका ख्याल था कि जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग है उसका शायद दबाव आएगा, और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ कोई जो मेरी विश लिस्ट पे मेरे साथ मुलाकात करेगी। तो एस्टेब्लिशमेंट का भी एक पुराना रवैया है, देरीना पुराने एक जमाने से, कि उनकी अपनी एक विश लिस्ट होती है, और अगर आपको एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है तो उनके लिए विश लिस्ट के मुताबिक करना होगा। फिर अब ये देख लें, गौर को बनाया गया, ये जितने बंदे अहदेदार हैं सारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बड़े कंफर्टेबल थे। और इनको इसलिए आगे आज़म स्वाति साहब वगैरह सारों को इसलिए अहमियत दी गई, आगे बढ़ाया गया। अब उन्होंने सोचा कि सुहेल अफरीदी, तो मैं तो पहले दिन सुहेल अफरीदी साहब बने हैं, तो मेरी तो उससे जिसको कहना चाहिए कि बात भी हुई थी फोन पे बनने के फौरन बाद। तो और उसमें दो राय नहीं है कि सुहेल अफरीदी साहब भी वो उसी तनख्वाह पर वो काम करना है जिसपे अलीमीन गंडापुर साहब करते रहे। वो ये कहना जी कि वो बढ़ के आएंगी तो आएंगी, बिल्कुल आएंगी। उन्होंने दोनों तरफ को मुतमईन रखना है। अलीमीन गंडा साहब को मतलब जो इख्तियार वली साहब कह रहे थे कि वो अब गुड बॉय बन के रहेंगे, तो वो बात सही है। नहीं, तो मैंने बताया, आज तो पता कब कितने इनको बने हुए को 5-7 महीने हो गए, मुझे नहीं याद, लेकिन मैं तो पहले दिन यही कहा था। मैंने कहा जी आप देख लेंगे। और ये भी एस्टेब्लिशमेंट ने जब सूबे में कोई गवर्नर राज लगवाना होगा, जब उनका मूड बनेगा कि सूबे को गवर्नर राज लगाना है, उनका काम नहीं चला, तो उनसे ऐसी बात करवा देंगे कि गवर्नर मूड आ जाएगा। लेकिन ये भी तब करेंगे जब एस्टेब्लिशमेंट जो है ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, आई कुड बी एंटायरली रॉन्ग। अच्छा, अब मुख्तलिफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इस बात का भी ये तासुर दे रहे हैं कि इमरान खान से उनकी बहनों या पीटीआई नुमाइंदगान की मुलाकात के लिए हुकूमत 8 फरवरी के एहतजाज की नोयत देखेगी। अगर तो वो अमन अमान का मामला ख़राब ना हुआ तो फिर 8 के बाद मुलाकात करा दी जाएगी। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई मुलाकात के लिए ये समझौता कर लेगी? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब का जो रिकॉर्ड है एहतजाज का, वो तो इतना पुअर है, इतना कमजोर है, पैथेटिक है, बल्कि कि उनकी जिंदगी में कोई एक एहतजाज बता दें जो कामयाब हुआ, कोई एक हड़ताल बता दें। यही 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए, तो मेरा ख्याल है दूसरे तीसरे उसके बाद जुम्मा आता था फ्राइडे को, जो ब्लैक डे बनाया गया था, पूरे पाकिस्तान के अंदर व्हील जैम होना था। अभी किसी को याद ही हुआ था या नहीं हुआ था। और अभी भी जो जलसे करते कराची गए, लाहौर आए, तो लिबर्टी चौकों पे ये तो जो है ये कराची के अंदर एक बाजार के अंदर जलसा करके, तहरीक इंसाफ तो इतनी बड़ी जमात है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको तो किसी तौर ये जेब नहीं देता कोई गली कूचों में जलसे करे।
चुनाचे एहतजाज तो उनका आज तक जितना उनको नाकाम एहतजाजों का अजीम शान तजर्बा तहरीक इंसाफ को है, शायद ही किसी दूसरी जमात को। तो मेरा नहीं ख्याल हुकूमत के अंदर ये कोई तशवीश होगी कोई 8 फरवरी को तो बहुत बड़ा कोई तूफान आएगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने 25 मई को 2022 को खुद अपनी वलवलांगेज क़यादत के नीचे जब केपी हुकूमत सारी साथ थी आए थे तो क्या कर लिया था, अगले दिन आए थे तो 30 लाख बंदा लाना था, 3000 बंदे साथ नहीं थे। तो क्या जो इमरान खान साहब के साथ नहीं निकले तो क्या मुझे आप ये बताएंगे, कोई बंदा ये बताएगा कि शोएल अफरीदी साहब के साथ निकलेंगे या अली मीन गंडापुर के साथ निकलेंगे? नहीं निकल सकते। पर लेकिन ये जरूरत है कि एहतजाज से तहरीक इंसाफ को मीडिया के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं ना, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, वो जो स्पेस होती है मीडिया ऑक्युपाई हो जाता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रेशर बिल्ड हो सकेगा? क्योंकि एक तरफ आपको पता है वहां बसंत भी मनाई जा रही है, लोग बसंत मनाएंगे, एहतजाज की तरफ आएंगे। नहीं क्या होगा, क्या प्रेशर? तो बना लें एहतजाज। उसे तो मेरी जो 4-5 दावतनामे लाहौर के अंदर बसान के तहरीक इंसाफ वालों की तरफ से आ चुके हैं। अच्छा, महमूद नज़ीर साहब ने भी वज़ीर आज़म को नज़ीर साहब खत लिखा है। जी खत लिखा है, उन्होंने कहा कि जी ये पहले सारा कोई ठीक अच्छा किया। तो आपको क्या लगता है कहीं इस बार ये मामला कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे, जैसे जरदारी का है या नवाज शरीफ साहब के टाइम पे भी कहीं ना कहीं सेहत को लेकर मामला कहीं ना कहीं आ ही गए थे कि हॉस्पिटल मुंतकिल हो जाए या फिर इमरान खान साहब बनी गाला में? अगर बात यह है कि पता नहीं हमें उसको सेटल की क्या कहते हैं। सेटल होने का तो मुराद यह है कि नवाज शरीफ साहब से मामला सेटल हुए है ना, तो नवाज शरीफ को आपको साहब से आप तकरीरें करवा लें, खुल के कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो सेशन का तो आपने देख लिया रवैया ना, नवाज शरीफ साहब को उन्होंने खुल के जगह नहीं दे रहे, स्पेस नहीं दे रहे, और एकदम उनका कांटा लगाया तो वो नहीं आ रहे। तो तरीके साहब को जब मामला सेटल होंगे तो ये होंगे ना कि इमरान खान साहब की जगह और आ जाएगा। ये सारे मामला हैं इमरान खान साहब ने कितनी मंजूरी मिलती है मुझे नहीं पता। मुझे तो ये भी अंदाजा नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट को पे क्या दबाव हो सकता है, तो इसके कि वो कहते होंगे कि चलो यार ये मामला सेटल हो जाए तो किसी तरीके मुल्क को जो है ना आगे चलाएं और अगला इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवा दें। क्योंकि अगर उन्होंने मामला सेटल ना किया तो फिर RTS फॉर्म 47 का इलेक्शन करवाना तो उनके बाएं हाथ का काम है। अब तो 2 इलेक्शन का उनको बहुत तजर्बा हो चुका है, एक RTS का, एक फॉर्म 47 का, अगला भी ऐसा करा देगी। ठीक है, सब लास्ट क्वेश्चन, आपके लास्ट कमेंट्स लेना चाहूंगी। ये बताइए कि आप इस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के पहले वजीर आजम होंगे जो 5 साल अपने पूरे कर लेंगे, या फिर आप ये हुकूमत पूरा 5 साल पूरे करते हुए नजर नहीं आ रही? क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? नहीं कहा जाएगी, पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये भी हो सकता है जी कि अगर इमरान खान साहब से मामला तय हो जाए तो वैसे पीपल्स पार्टी टारगेट बन जाएगी एस्टैब्लिशमेंट की। उसको अपनी वजूहत, मैं तो कॉलम में लिख रहा हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट की सिर्फ इमरान खान मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी मसला है, जहाँ पे NFC अवार्ड हैं, सूबे हैं और नहरों का मसला है, जिसमें उनको बहुत पीपल्स पार्टी ने जिद किया है, पीपल्स पार्टी ने उनको बहुत परेशान किए हुए। तो हो सकता है कि 2026 में इलेक्शन कॉल कर लिया जाए और शहबाज शरीफ साहब को फिर 2/3 मेजॉरिटी दिला दी जाए। हो सकता है तहरीक इंसाफ के साथ मामला तय हो जाए और वो इमरान खान साहब के माइनस तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ले, वो फिर इलेक्शन करवा दे। अच्छा। और 1 साल पहले करवा दे। ये सारी इम्कानात है कि ये सारी चीज होती है, कोई हतमी बात कोई नहीं कह सकता। इवन फर्स्ट केस हो गया, सबसे ताकतवर जो सियासी एक्सक्यूशन में एस्टैब्लिशमेंट है, उनके पास ताकत है, आज तक वो जो कुछ करते हैं वो उसको करके दिखाते हैं। लेकिन ये है कि मतलूबा नताइज निकल सकेंगे वो वक्त बताता है, वक्त की अपना जबर होता है, अपनी उसकी कंपल्शन होती है कि साल बाद कोई अनहोनी हो जाती है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचा चाहिए। लेकिन जो अगर आज के हालात देखें तो शहबाज शरीफ को 5 साल करवा दो, क्या तो 10 साल करवाएंगे, क्यों? हर्जी क्या है? जब इतना उनको मिल गया शौकत अजीज साहब के बाद इतना जो ताबेदार किस्म का, बिल्कुल सही, जो कि इमरान खान जो उनको सूट भी करते हैं। ठीक, आप तो उनको सूट करता है उसका, हालांकि वो भी उनको मेहनत से लाए थे नवाज शरीफ साहब को, इमरान खान को, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने, उन्होंने अपने आप को हकी सच्ची वज़ीर आज़म समझ लिया था, उठा के बैग फेंक दिया। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, आलमी सियासत के उफक पर ताकत का तवाज़ुन एक बार फिर हरकत में है और इस बदलते मंजरनामे में पाकिस्तान महज तमाशाई नहीं बल्कि एक मुअस्सिर फरीक बन चुका है। ईरान और अमेरिका के दरमियान तातुल का शिकार जोहरी मुज़ाकरात का इस्तांबुल में दोबारा आगाज और उसमें
पाकिस्तान को बाज़ाब्ता दावत इस बात का सबूत है कि आलमी ताकतें खित्ते में पाकिस्तान के सफारती किरदार को नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये वही पाकिस्तान है जिसे चंद बरस कबल आलमी तन्हाई का शिकार करा दिया जा रहा था, मगर आज वॉशिंगटन, तेहरान, रियाज और बीजिंग सब इसके किरदार के मुतरफ दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब अस्करी महाज पर भी हालात कशीदा है। बहरे अरब में ईरानी ड्रोन का मार गिराया जाना, आबनाए हरम्स में अमरीकी जहाज को रोकना और सदर ट्रंप की धमकियां, ये सब ताकत के खतरनाक इजहार हैं, जहां मामूली गलती पूरे खित्ते को जंग की तरफ धकेल सकती है। इस तमाम आलमी तनाजुर में एक स्याह बाब भी है, भारत की रियासती दहशतगर्दी, बलूचिस्तान में खून बहाना, खवातीन और बच्चों को निशाना बनाना, गैर मुल्की सरमायाकारी को सबटाज करने की कोशिशें, ये सब भारतीय खुफिया पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका एतराफ अब आलमी सतह पर भी होने लगा है। इसके बरक्स पाकिस्तान को चीन की मुकम्मल हमायत हासिल है। वस्त एशिया के साथ मुआहदे हो रहे हैं, लीबिया और इस्लामी फौजी इत्तेहाद के साथ दिफाई रवाबित मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान, ईरान और अमरीका मुज़ाकरात में क्या अहम किरदार अदा कर सकता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज़ सालिक साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। समरेज़ साहब, पाकिस्तान को ईरान अमरीका मुज़ाकरात में बाज़ाब्ता दावत मिलना आप किस हद तक अहम समझते हैं, और क्या पाकिस्तान को अमरीका की ख्वाहिश पर हिस्सा बनाया गया है या ईरान की ख्वाहिश पर? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इन मुज़ाकरात में क्या कुलीदी किरदार अदा कर सकता है? मिस न्याजी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। इंडीड ये बहुत हमारे लिए हार्टनिंग और काबिल सताइश बात है कि मई 25 के बाद, मई 25 में जो हमने इंडिया को बहुत बुरी शिकस्त दी, दैट वाज स्ट्रेटेजिक रीबर्थ ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद से पाकिस्तान का जो स्टेचर है वो इलाकाई ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा बढ़ा है। और हमें पता है कि पिछली जब शो डाउन हो रहा था इजराइल और ईरान का, उस वक्त भी पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। और अब जबकि दोबारा से एक डेंजर है कि ईरान के ऊपर किसी वक्त यूएस या वो स्ट्राइक कर सकता है, तो पाकिस्तान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली 20वीं सदी में भी इन जियोपॉलिटिकल गेम्स का विक्टिम रहा, जब 2 दफा हमारे बैकयार्ड में, दैट इज अफगानिस्तान में, सुपर पावर्स आई। और इस 21वीं सदी में येट अगेन फिर हमारे एक नेबरिंग कंट्री दैट इज ईरान में एक सुपर पावर जो है वो तैयार हो रही है मार्का आजमाई के लिए। तो हम इस सारी सिचुएशन से बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट होंगे। तो मेरे नजदीक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिप्लोमेसी सक्सीड करे और जंग का रास्ता अडॉप्ट ना किया जाए। सो एज फार एज जो आपका क्वेश्चन है कि किसने मदऊ किया है, जो मेरे इल्म में है कि ईरान तो कोशिश कर रहा है कि बायलैटरल टॉक हो विद यूएस, ईरान और यूएस की, जिसकी वजह से ईरान ने यहां तक रिक्वेस्ट की है कि वो इस्तांबुल से वेन्यू जो है वो ओमान में शिफ्ट किया जाए। ईरान के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि बायलैटरल टॉक्स हों। ईरान का ऑब्जेक्टिव ये है कि इसका स्कोप और एजेंडा लिमिट किया जाए, वाइल अमेरिका का ये ऑब्जेक्टिव है कि रीजनल कंट्रीज को इन्वॉल्व किया जाए और स्कोप इसका ब्रॉड हो, ताकि अमेरिका जो अपने बाकी जो कंसर्न्स हैं उनको भी सेटल कर सके। तो मेरी असेसमेंट में अमेरिका की डिजायर है कि पाकिस्तान जो है वो इस प्रोसेस में शामिल हो। ठीक, अमेरिका की जानिब से तो हमें सर पता है कि क्या क्या मुतालबात हैं, बड़े वाजे हैं। ईरान जोहरी प्रोग्राम ईरान बंद करे, यूरेनियम अफसोदगी रोके। आप समझते हैं कि ईरान इस हवाले से कंप्रोमाइज कर लेगा और आ जाएगा वो टेबल पर? देखिए, बातचीत तो डेफिनेटली होगी, लेकिन दोनों साइड्स को अपने स्टांसेस को थोड़ा सा सॉफ्टन करना पड़ेगा, बिकॉज ये ईरान जो डिमांड्स यूएस की हैं, लाइक जोरी जो है वो प्रोसेस को फ्रीज करे, अपने मिसाइल जो है उनका प्रोग्राम को कर्टेल करे और उनकी रेंजेस कम करे, जो प्रॉक्सीज हैं, रीजनल प्रॉक्सीज, उनकी मदद करना बंद करे। ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैं समझता हूं कि ईरान की अपनी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए क्रिटिकल है। मेरे नजदीक जो पिछला शो डाउन हुआ था अमेरिका और इजराइल और ईरान का, जिसमें अमेरिका ने भी स्ट्राइक किया ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, तो मेरे नजदीक अब जो मेन कंसर्न यूएस का है वो है मिसाइल प्रोग्राम, जो कि बहुत सीरियस थ्रेट है इजराइल को, और अगर वो रेंजेस इंक्रीज करते हैं तो बाकी रेस्ट ऑफ द ग्लोब को भी हो सकती है। तो अगर देखा जाए, वो ममालिक जिन्होंने अपने जोहरी प्रोग्राम्स को सरेंडर किया है, लाइक यूक्रेन एंड लिबिया,
उनका आज क्या हाल हुआ है वो सबके सामने है। तो मेरे नजदीक ईरान के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि वो इन सारी डिमांड्स के ऊपर डिलीवर करे। क्योंकि ट्रम्प साहब एक तरफ तो मुज़ाकरात में बैठ रहे हैं और साथ ही फिर ईरान को मिडनाइट हैमर जैसे ऑपरेशन की धमकी भी दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं, जो इतना पैसा खर्च करके अमेरिका अपने बहरी बेड़े मिडिल ईस्ट लाया है, क्या बगैर हमला किए वो वापस चला जाएगा? क्योंकि हम दूसरी जानिब ये भी देख रहे हैं ना कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने से कबल बहरे अरब में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर ईरानी ड्रोन की भी पेशकदमी हुई है जिसको अमेरिका ने मार गिराया है। तो कहीं ना कहीं अस्करी पेशकदमी तो शुरू हो चुकी हुई है ना? देखिए, जो पिछला दिन जो गुजरा है ट्यूसडे, उस पे दो मेन एक्टिविटीज हुई। एक ड्रोन की एक्टिविटी जिसको अमेरिका ने मार गिराया, जो उनका ख्याल है कि बहुत ऑफेंसिव उसकी मूवमेंट सी टू ऑब्जर्व जो अब्राहम लिंकन उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। दूसरी तरफ ईरान के ऊपर भी एलिगेशन लगी कि उन्होंने एक यूएस एक जो कमर्शियल शिप था उसको जो है वो इंटरडिक्ट किया, उनके ऑफेंसिव और आर्म्ड जो बोट्स है उन्होंने। तो ये एक्टिविटीज डेफिनेटली जारी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जब भी ये एक स्टाइल रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप का कि वो अपना मौका दिखाते हैं ताकि वो अपनी मैक्सिमम कंसेशन ले सकें। ये जो उनकी प्लेसमेंट है उनकी फोर्सेस की, मेरे नजदीक ये ब्रिंकमैनशिप है। बिकॉज जंग जो है वो इस वक्त अमेरिका के भी इंटरेस्ट में नहीं है। उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो पूरे रीजन को, खित्ते को अपनी लपेट में ले सकते हैं। उसका एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑयल की सप्लाई जो है वो इंटरडिक्ट और वो उसमें इकोनॉमिक डोमेन में इश्यूज आ सकते हैं। तो अमेरिका मेरे नजदीक अपना मौका तैयार रखे हुए है और उसको वो दिखा रहा है ईरान को कि अगर तुम बातचीत के ऊपर रीजनेबल नेगोशिएटिंग टर्म्स पे नहीं आते तो ये हमारी जो जंग की ऑप्शन है वो तो मौजूद है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमेशा से इसी तरीके से किया जाता है कि प्रेशर। लेकिन सर, हमारे प्रोग्राम में जितने भी डिफेंस एनालिस्ट आए हैं तो वो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा वो करते रहे हैं कि मामलात कशीदा होंगे, जंग हो सकती है। अगर मामला जंग की जानिब जाता है तो फिर रूस, चीन और टर्की जो कि कहीं ना कहीं इस खित्ते में ईरान के करीब है, उनका रद्द-ए-अमल सिर्फ आपके ख्याल में सफारती होगा या कोई अस्करी मदद भी ईरान को दी जा सकती है? मेरा ख्याल है कि पहली तो बात यह कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रूल आउट नहीं करना चाहूंगा मिलिट्री एक्शन का, लेकिन मैं इसको बहुत डाउन प्ले करना चाहूंगा कि इसके बहुत कम चांसेस हैं कि मिलिट्री एक्शन होगा। अच्छा, ये जो आर्माडा जो मूवमेंट पे आया है, दिस इज जस्ट अ थ्रेट और इस थ्रेट को यूटिलाइज किया जाएगा कि ईरान जो है वो किसी चीज पे एग्री करे, तो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए क्योंकि सर ईरान ने चीन से काफी ज्यादा अभी असला भी खरीदा है और उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी काफी जिद्दत आई है। देखिए, देखने की जो चीज है वो ये है कि जो इजराइल का जो लास्ट जंग हुई ईरान के साथ, उसमें ईरान ने ठीक ठाक इजराइल की जो है वो उन्होंने उनको डैमेज किया, उसको हर्ट किया। तो देखना ये बात है कि आज क्या ईरान के पास कैपेबिलिटी कम हुई है या बढ़ी है। तो मेरे नजदीक वो कैपेबिलिटी बढ़ी है। यहां तक भी बातचीत चल रही है कि DF-26 जो कि जिसको कहा जाता है कि कैरियर डिस्ट्रॉयर मिसाइल है, जो कि बहुत हाई स्पीड के ऊपर समथिंग लाइक 8 मैच तक वो जाता है, वो उस तरह की भी शायद अवेलेबिलिटी ईरान को हो। चाइना जो है उसके लिए जिस तरीके से पहले वेनेजुएला में ऑयल की सप्लाई को चोक किया गया है, अब यहां से अगर ईरान में भी चाइना के लिए होता है तो चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट होगी। तो मेरी असेसमेंट में चाइना और रशिया जैसे पिछले 2025 के 2 मार्कों में पाकिस्तान इंडिया एंड ईरान इजराइल में एक डिफरेंट सिचुएशन में आके पीछे खड़े हुए थे, इस दफा भी सिर्फ सफारती मार्ग पे नहीं बल्कि और भी लेवल के ऊपर वो इन्वॉल्व होंगे। सर, आलमी मुबस्सरीन बड़ा वाजे कह रहे हैं कि ट्रंप ऑब्वियसली ये तमाम मामला हम देख रहे हैं कि इसराइल किस तरह से प्रेशराइज कर रहा है, उस वजह से ये बढ़ रहा है। इसराइल अब तक तो सिर्फ बयानात की हद तक सामने है, लेकिन अगर सपोज कशीदगी बढ़ती है, जंग हो जाती है, तो आप इसराइल का किरदार अमली तौर पर कैसे देखते हैं? और अगर ये हो जाता है कि इसराइल जंग में शामिल होता है तो फिर खलीजी रियासतों का, खसूसन सऊदिया, कतर, UAE का रिएक्शन क्या हो सकता है? देखिए, जंग के बारे में ये कहा जाता है कि जंग जो है वो इनिशिएट तो आपके हाथ में है, लेकिन उससे बियॉन्ड जंग अपने कदोखाल खुद डिफाइन करती है। अब देखिए, अगर अमेरिका एक एक्टिविटी शुरू करता है, इस वक्त तक यही सुनने में आ रहा है कि इजराइल ये कह रहा है कि वो इस जंग में शामिल नहीं होगा, लेकिन कल को अगर ईरान इन रिटेलिएशन इजराइल के ऊपर स्ट्राइक
स्ट्राइक्स करता है, जो डेफिनेटली करेगा, तो इजराइल विल नॉट बी एबल टू स्टे बैक, इजराइल को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि यही एक मेन कंसर्न है कि इस जंग को स्टार्ट करना एक और चीज है और जंग को कंट्रोल करना एक डिफरेंट चीज है। फिर जो हो सकता है कि जंग जो है वो अपनी अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स खुद डिफाइन करे। मेरे नजदीक जो क्रिटिकल जो के ऑप्शंस ईरान के पास मौजूद हैं, लेट से एक एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर वो डैमेज कर सकते हैं, या फिर वो जो पर्शियन गल्फ को चोक कर सकते हैं ऑयल सप्लाई को रोकने के लिए, या फिर वो इजराइल को स्ट्राइक कर सकते हैं, या वो जो बेसिस अमेरिका के इस रीजन में है उनके ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि यही एक मेन कंसर्न है कि किस तरीके से फिर इंश्योर किया जाएगा कि वो जो जंग जो है वो अपने एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट में रहे। सर, लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगी भारत के हवाले से, क्योंकि जिस तरह से वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए टीटीपी और बीएलए को फंड कर रहा है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, अभी रिसेंटली हमने भी देखा किस तरह से बलूचिस्तान में वो यूज कर रहा है, तो इस पूरी इलाकाई कशीदगी में भारत क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली तो वो कर ही रहा है। देखिए, दो चीजें हैं, एक है कन्वेंशनल डोमेन और एक है अनकन्वेंशनल डोमेन। कन्वेंशनल डोमेन में इंडिया ने मई 25 में पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की और पाकिस्तान ने बहुत बेफिटिंग रिस्पांस दिया। मेरे नजदीक कन्वेंशनल डोमेन में जो बैलेंस है वो पाकिस्तान की फेवर में टिल्ट हो चुका है। इस दफा इंडिया ने 15.3% इंक्रीज किया अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर, क्योंकि उनकी कोशिश होगी कि जो शॉर्टफॉल्स जो इनएडिक्वेसीज उनके सिस्टम में मर्ज हुई हैं उनको सेटल करें। दैट विल टेक अ लिटिल टाइम। तो डायरेक्ट अटैक तो मैं समझता हूं कि उसके चांसेस कम है। हैविंग सेड दैट, जो अनकन्वेंशनल डोमेन है जिसमें कि लेट्स से आप देख रहे हैं कि अभी पिछले हफ्ते जिस तरीके से टेररिज्म को अनलीश किया गया बलूचिस्तान में, उसको उस वक्त भी असेसमेंट थी कि इंडिया जो है वो उसको बढ़ाएगा और वो हमें बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। एंड दिस इज मोर डेंजरस। अनकन्वेंशनल डोमेन में वो लगा रहेगा, कन्वेंशनल में कम चांसेस है। और ये ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि वो जिस प्रॉक्सीज के थ्रू वो पाकिस्तान में जो है वो अनरेस्ट क्रिएट कर रहा है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो आपने सुनी। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाजरीन, T20 वर्ल्ड कप के आगाज से सिर्फ चंद दिन कबल पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला आलमी क्रिकेट में हलचल पैदा कर रहा है। जराये के मुताबिक ICC हुकाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल कम्युनिकेशन के मुंतजिर हैं ताकि वो इस बाइकॉट मामले का जायजा ले सके, लेकिन PCB ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत के ऐलान के बाद दोबारा बात करने का कोई जवाब ही नहीं। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC इस मामले को पसे पर्दा हल करने की कोशिशें कर रही है और डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को पाकिस्तान से बातचीत का टास्क सौंपा गया है। पाकिस्तान के इस फैसले ने न सिर्फ भारत बल्कि आलमी क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी के लिए भी दबाव बढ़ा दिया है। भारतीय रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने इस इकदाम को BCCI के लिए तमांचा करार दिया और कहा कि आलमी क्रिकेट में सबसे अमीर और मजबूत इदारा होने के बावजूद भारत को पाकिस्तान के बाइकआउट के फैसले ने शिकस्त दी है। इस सूरत हाल से जाहिर होता है कि आलमी क्रिकेट में माली ताकत और सियासी दबाव के बावजूद असूली मौक़िफ़ अपना असर रखता है। ये वाकया T20 वर्ल्ड कप के इंतजामी और सियासी पहलू को भी बेनकाब कर रहा है। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ ने आलमी क्रिकेट के मंजरनामे में भारत के असर रसूख को भी चैलेंज किया और सवाल उठाया है कि आया ICC वाकई आज़ादाना फैसले करने के काबिल है या माली दबाव के तहत फैसले मुतासिर हो रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान ने अपने असूली मौक़िफ़ और खुद मुख्तारी का वाज़ेह पैगाम भी दिया है जो मुस्तकबिल में जनूबी एशिया पर भी असरअंदाज हो सकता है। ICC का पाकिस्तान से बात करने का टास्क अपने अहदाफ पूरा कर सकेगा? क्या भारत और ICC पाकिस्तान के बाइकआउट के बाद इतना बड़ा माली नुकसान बर्दाश्त कर पाएंगे? इन मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलमान बट साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। सलमान साहब, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने बाइकआउट का फैसला असूली तौर पर दुरुस्त किया या इसके और भी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते थे? इस असूली मौक़िफ़ के आलमी क्रिकेट में पाकिस्तान की साख पर आपके ख्याल में क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी। ऐसा है कि ये एक पूरा कह लीजिए कि एक बिल्डअप है, ये कोई एक चीज का रिएक्शन नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश वाले वाकये के बाद पाकिस्तान ने सॉलिडारिटी शो की और इस एक्सटेंट तक चले गए। अगर आप एक दहाई से भी ज्यादा पीछे चले जाएं तो आप देखिए कि पाकिस्तान हमेशा इंडिया जाता रहा है, हर ICC इवेंट में, हर ACC इवेंट में
पाकिस्तान बायलैटरल खेलने भी गया है, वहां पे वनडेज भी खेले, लेकिन इंडिया ने कभी भी किसी भी अपने वादे को वफा नहीं किया उन्होंने। और यहाँ तक कि आईसीसी इवेंट्स में भी उन्होंने अपनी एक जगह जो है वो सोची, और हाइब्रिड मुतारिफ हुआ उनकी वजह से हुआ। तो ये जितनी चीजें हमने ऐसी देखी हैं कि जो क्रिकेट की खूबसूरती को और खेल को पॉलिटिकल जो है साइड दे रही हैं और उस कोने में ले जा रही हैं जहां पर खेल कम और सियासत ज्यादा नजर आती है, तो ये हर चीज इनिशिएट तो इंडिया ने की है। और हम हमेशा यही तो सुनते हैं कि जी हम तो खेलना चाहते हैं लेकिन हमारी गवर्नमेंट नहीं मानती। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो पहली बार कोई ऐलान किया, तो अब इतना शोर क्यों? अब ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है कि वो टीम जिससे हाथ मिलाना पसंद नहीं, वो लोग जिनसे ट्रॉफी लेनी पसंद नहीं, वो लोग जो किसी लिहाज से पसंद नहीं, उनसे मिलना नहीं, उनसे खेलना नहीं, उनसे बायलैटरल नहीं खेलना, लेकिन जब बात आए रेवेन्यू की तो फिर इनसे खेलना जरूरी है। तो ये मुझे समझ नहीं लगी, क्योंकि पीसीबी ने तो कुछ भी ऐलान नहीं किया। लाइक बीसीसीआई, पीसीबी भी अपनी गवर्नमेंट के अहकामात का पाबंद है, और गवर्नमेंट ने अभी वजह नहीं बताई कि बांग्लादेश के लिए किया है या बलूचिस्तान में जो हुआ उस चीजों को देख के किया है या किसी और वजह से किया है। तो गवर्नमेंट ने तो अभी कोई रीजन दिया ही नहीं। तो इतना उतावलापन जो हम देख रहे हैं मीडिया के अंदर, और बहुत सारे वो लोग भी जिनसे आप तवक्को करते हैं कि यार शायद चलो थोड़ी रीजनेबल बात, थोड़ी न्यूट्रल बात करेंगे, उनके भी हालात बुरे हो गए। वो भी इस तरह बात कर रहे हैं कि जैसे पहली दफा जिंदगी में कुछ ऐसी चीज हुई देखी है और वो पाकिस्तान ने की है पहली दफा। सब भूल गए हैं कि क्या खुद करते आ रहे हैं, कब से करते आ रहे हैं, और दुनिया को ये राह दिखाने वाले ये लोग हैं। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई फैसला जो भी किया उसकी वजूहत उन्होंने अभी नहीं बताई हैं। जब तक वो नहीं आती तो जितनी भी बातें हो रही हैं वो क्या सर आई हैं। बाकी यह है कि सबसे महंगा मैच है वर्ल्ड कप का, पूरे वर्ल्ड कप का रेवेन्यू एक तरफ, इस मैच का एक तरफ, इसका बेनिफिट खाली पाकिस्तान इंडिया को नहीं पूरे दुनिया के क्रिकेटिंग कंट्रीज को होता है, फुल मेंबर्स को भी होता है और एसोसिएट मेंबर्स को भी होता है। तो क्रिकेट के लिए मैं एज अ क्रिकेटर चाहता हूं कि पाकिस्तान इंडिया खेले, लेकिन बराबरी की बेसिस के ऊपर, ये नहीं कि जिस तरफ उन्होंने सबको लगाया हुआ सारे उस तरफ चलते रहे। तो ये एक बिल्डअप है और आखिरकार कहीं कभी ना कभी तो ये होना था। ठीक, तो अब देखते हैं किस तरफ जाती हैं सलमान, अब तो खैर आईसीसी ने पाकिस्तान को मनाने की बड़ी कोशिशें तेज भी कर दी हैं, बैकडोर राब्ते जारी हैं और इमरान ख्वाजा को ये टास्क भी दे दिया हुआ है। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम रह सकेगा या आईसीसी का दबाव आखिरकार असरअंदाज हो सकता है? आपके ख्याल में आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट के ऊपर क्या दबाव है उनका, वो एक इदारा है। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है किसी मुल्क की, तो गवर्नमेंट के पास कोई पर्टिनेंट रीजन होगा ना जो बताएंगे वो आईसीसी को। और दूसरा जो मनमानी है उसकी भी कोई हद होनी चाहिए ना। अगर पैसा सिर्फ वो ही लेकर आते हैं तो फिर उनके तो पैसे बच गए ये मैच ना होने से। देखिए, अगर उनका गुमान ये है कि सारा पैसा वो लाते हैं तो वो किसी से खेलते हैं तो उनको वो पैसा मिलता है, नहीं तो वो तो आपस में खेलते रहे। जितना पैसे की खातिर जितना उतावलापन हम देख रहे हैं, अगर सारे पैसे वही ला रहे हैं तो फिर तो उनके पैसे बच गए। तो पाकिस्तान ने उन पे मेहरबानी कर दी है, 2 पॉइंट भी दे दिए, उनके पैसे भी बचा दिए। तो ऐसा नहीं है जैसा वो दुनिया को सुनाते हैं। पाकिस्तान खेलता है तो उनका मैच कीमती हो जाता है, जब पाकिस्तान नहीं खेलता तो ये हालात नहीं होते, और ये बात सबको मालूम है। और पाकिस्तान ने कुछ भी इसमें गलत चांस नहीं लिया, अगर सिर्फ क्रिकेटिंग वाइज भी देख लें। लेकिन ये डिसीजन क्रिकेटिंग बोर्ड का नहीं है, ये डिसीजन गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट ने भी अपने रीजंस देने हैं। तो मुझे नहीं पता वो क्या होंगे। ठीक, तो इस बाइकआउट के फैसले ने भारत की इजारादारी को तो आलमी क्रिकेट में एक बड़ा झटका दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप टेक्निकल और इंतजामी नुक्ते नजर से इसके असरात कैसे देखते हैं? क्या इससे टूर्नामेंट के दीगर प्लेयर्स पर भी असर आएगा? देखिए, असर तो आएगा, व्यूअरशिप को फर्क पड़ेगा। पहले बांग्लादेश निकल गई, उधर भी कुछ करोड़ लोग क्रिकेट के दीवाने हैं, वो तो अब नहीं देखेंगे। अब अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता तो फिर तो 2.5 अरब लोग एक मैच जिसको सब शौक से देखते हैं, चाहे वो किसी के खिलाफ है या पाकिस्तान इंडिया का मैच एक इवेंट होता है। हाँ। जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा उस मैच को लोगों से भी ज्यादा ऑर्गेनाइजर और ब्रॉडकास्टर की जान उसमें फंसी होती है, क्योंकि पैसा बनना इससे है। तो मेरा नहीं ख्याल कि टीवी राइट्स की डील उसी पैसों में बिकती है जब ये मैच ना हो। क्यों हम हर दफा कोई ऐसी कमेटी निकलती है कि हम दोनों एक ही पूल में होते हैं? क्या ये अचानक हो जाता है? कौन बनाता है ये पूल?
हर दफा पाकिस्तान इंडिया का मैच इंश्योर किया जाता है। ये वेस्ट इंडीज में जो वर्ल्ड कप था ना 2007 में, तो उसमें इंडिया हारी बांग्लादेश से, पाकिस्तान हारा था आयरलैंड से। ये मैच नहीं हुआ था और ब्रॉडकास्टर जो है उनके हशर बुरे हो गए थे। उस दिन के बाद आज तक ये इंश्योर किया गया है कि आईसीसी का इवेंट हो या एसीसी का, इन दोनों को पहले खिलाओ और फिर इनका ग्रुप ऐसा बनाओ कि दोनों आगे जाएं और आगे दोबारा खेलें ताकि और पैसे बने। ऑब्वियसली आई मीन सारा डिजाइन ही इस मैच के ऊपर होती है। लेकिन फिर अब सलमान, इस सियासी दबाव और बायकॉट की वजह से डोंट यू थिंक कि खिलाड़ियों की कारकर्दगी और टीम की तैयारी पर भी असर पड़ने के इम्कानात हो सकते हैं? आपके मुताबिक ये किस हद तक टीम के खेल को मुतासर कर सकता है? देखिए, खिलाड़ियों पे तो शुरू से ही दबाव है। हर दफा ही हम ये सुनते थे इंडिया आ रही है, इंडिया नहीं आ रही, मैच होगा नहीं होगा। जब बिग थ्री की कमिटमेंट हुई, उन्होंने कहा हम बायलैटरल खेलेंगे, तब भी नहीं खेले। जब पाकिस्तान 2016 में गया, उन्होंने आना था वापस, वो तब भी नहीं आए। जब उससे पहले मिसबाह की कप्तानी में 3 वनडे जो सीरीज पाकिस्तान ने इंडिया को इंडिया में हराई थी, उसके भी जवाब में उन्होंने आना था, वो फिर नहीं आए। चैंपियंस ट्रॉफी में वो दुबई में अपने मैचेस खेलते रहे। जो होस्ट कंट्री है वो उनसे जाके खेली, वो नहीं आए। तो इतना फैसिलिटेट सिर्फ उन्हीं को किया गया है, ये सारी छेड़े उन्होंने ही डाली हैं। तो अब जरा जब बात उनकी तरफ देख के दूसरों ने भी कहा कि नहीं हम भी है, मेरा नंबर कब आएगा, तो अब फिर कुछ करना पड़ेगा बाकियों के लिए। बट डोंट यू थिंक जनूबी एशिया की क्रिकेट का मुस्तकबिल, ऑब्वियसली आप मुसलसल सियासत की ये दखल अंदाजी रहे, तो डोंट यू थिंक ये नुकसान पहुंचा रही है जनूबी एशिया की क्रिकेट को? और पाकिस्तान के हालिया मौकिफ के बाद क्या दुनिया क्रिकेट के बकिया बड़े स्टेक होल्डर्स इस भारत अजारादारी के खिलाफ कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता वो करेंगे कि नहीं, कर तो सकते हैं। देखें, अगर सिर्फ फेयरनेस में बात की जाए तो सवाए फाइनेंशियल मसल के और तो कोई चीज ही नहीं है ना जिसके ऊपर जो है इतने अरसे से एक कह लीजिए कि एक डोमिनेशन है। लेकिन क्या ये कोई फुटबॉल की गेम थोड़ी है कि कई 100 ममालिक खेल रहे हैं, 8-9 इसके फुल मेंबर हैं। उसमें भी एक 2 टियर बनाने की बात होती है, सम टाइम बिग 3 की बात होती है। तो कितना इस खेल को कितनी दुनिया खेल रही है, और अगर उसमें से भी एक मेजर प्लेयर और एक मेजर मैच खत्म हो जाए, मोस्ट व्यूड चीज खत्म हो जाए, तो बताएं उसका क्या बचेगा? तो ये इतना आसान नहीं है किसी तरीके से भी। आईसीसी को सबको समझाना है, सबको स्टेप बैक लेना है, और सबसे पहले इंडिया को स्टेप बैक लेना है कि खेल में सियासत को ना घुसाया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दैट्स व्हाट दे हैव स्टार्टेड इट शुरू में। Yes, and they continue to do it till date. हमारी गवर्नमेंट नहीं मानती, हमारी गवर्नमेंट नहीं मानती। मतलब कमाल है। मुस्तफीज ना आए, बांग्लादेश का कोई बंदा शर्ट ना पहन के आए, कोई झंडा ना लेके आए। मतलब ये किस किस्म का वर्ल्ड इवेंट आप कराने जा रहे हैं? बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया साबिक टेस्ट क्रिकेटर सब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।